का अर्थ उस तरीके से है जिससे आप अपनी फाइनल ट्रांजैक्शन को स्टोर करके रख सकते हैं, जिसमें आप अपने बिजनेस का रिकॉर्ड संभाल के रख सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन की समरी निकाल सकते हैं और बिजनेस के अकाउंट्स के आधार पे आप ये भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपने पूरे साल में क्या खोया क्या पाया। इस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन को एनालाइज भी कर सकते हैं। तो अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है आपके बिजनेस में। अकाउंट्स में बहुत सारे पक्ष जुड़े होते हैं। किसी भी बिजनेस में जब हम डीलिंग करते हैं तो उसके साथ काफी सारे पक्ष जुड़ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति जो बिजनेस स्टार्ट करता है, इन्वेस्टर्स वो लोग जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, कस्टमर्स जो लोग खरीदते और बेचते हैं हमारे साथ, इसी के साथ एम्प्लॉइज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बैंक्स, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे पक्ष हमारे साथ जुड़े होते हैं। अकाउंट्स का इन पक्षों के लिए भी बहुत महत्व होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एंटरप्रेन्योर के यानी कि जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसके लिए ये जानना कि उसने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है। इसी तरह से इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो पैसा उसने हमारे बिजनेस में लगाया है वो सुरक्षित है या नहीं। इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अकाउंट्स हर एक पक्ष के लिए। अकाउंट्स मुख्यतः हमारे पास 3 प्रकार के उपलब्ध हैं। सबसे पहले रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का अर्थ उन अकाउंट से है जो एसेट्स के आधार पे हमारे पास होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, हमारी कंपनी की गुडविल, परचेज, किसी तरह की कैश, ये सब चीजें रियल अकाउंट्स में आती हैं। दूसरे तरह के अकाउंट्स जो हमारे पास उपलब्ध हैं वो है पर्सनल। पर्सनल में उन अकाउंट का लेखा जोखा रखा जाता है जो व्यक्तियों या संस्थाओं से संबंधित होते हैं, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स और कस्टमर्स। डेटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, जिनको हमने माल बेचा है और उसके आधार पे हमने उनसे पैसा लेना है। क्रेडिटर्स वो व्यक्ति हैं जिनसे हमने माल खरीदा है और हमें जिनके पैसे देने हैं। इसी तरह से कस्टमर्स के अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट्स में बनाए जाते हैं। तीसरे तरह के हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो है नॉमिनल अकाउंट्स। सभी तरह के जो खर्चे और सभी तरह के इनकम्स जो हमारे बिजनेस में आती हैं वो सभी नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आती हैं। जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारे पास अकाउंट्स बनाने के लिए जो सबसे अच्छा सिस्टम है उसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में मुख्यतः आपके पास ये 4 पॉइंट उपलब्ध हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है जो वो ये जानकारी देता है कि 2 अकाउंट्स इसमें अफेक्टेड होते हैं। जब भी आप कोई एंट्री करें तो उनका प्रभाव 2 अकाउंट्स पे जरूर पड़ता है, जिसमें एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस के अंतर्गत, आप उसको डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में सेव करते हैं। इसी तरह से आपने जितनी भी ट्रांजैक्शनें सेव की उनमें एक तो डेबिट साइड चली गई, दूसरी क्रेडिट साइड चली गई। अब आपकी किसी ट्रांजैक्शन में कोई गलती तो नहीं? यदि है तो आप उसको चेक कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस के साथ, जिसमें एक तरफ सभी डेबिट अकाउंट्स का टोटल उपलब्ध होता है और दूसरी तरफ सभी क्रेडिट अकाउंट्स का। तो अर्थ ये हुआ कि डेबिट क्रेडिट एंट्री तो हर बार हुई है, तो अगर अंतर होगा तो आपको पता लग जाएगा और आप उस अंतर को ठीक करके अपने अकाउंट्स को ढंग से मेंटेन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप डबल एंट्री सिस्टम के आधार पे जब आपका वित्तीय वर्ष खत्म होता है, लास्ट में आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के माध्यम के द्वारा, जो कि डबल एंट्री सिस्टम के साथ ही उपलब्ध होता है। इस तरह से आप डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग करके अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके रख सकते हैं। अकाउंट्स बनाते समय अकाउंट्स बनाने के लिए आपके पास काफी सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहते हैं।
जिनका बहुत ही महत्व होता है अकाउंट्स में, जिसमें सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है वाउचर। जब भी हम बिजनेस की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको एक वाउचर में स्टोर कर दिया जाता है। वाउचर का अर्थ एक ऐसे कागज से है, एक ऐसे प्रारूप से है जिसमें आप उस बिजनेस की एंट्री कर सकें। दूसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इनवॉइस या बिल। जब भी हम किसी को कोई माल बेचें या किसी से कोई माल खरीदें तो उसकी एवज में हम सबूत के तौर पे एक बिल या एक इनवॉइस प्राप्त करते हैं। इसी तरह से तीसरा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो है रिसीप्ट। जब भी हम किसी से कोई पैसा लेते हैं तो बदले में उसको एक रसीद देते हैं जो ये प्रदर्शित करता है कि हमने उस कस्टमर से पैसा लिया है। हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं, हर एक का हमें अकाउंट बना के रखना पड़ता है ताकि हम उसकी जानकारी समय पड़ने पर हम उस कर पाएं। इस तरह के हर एक अकाउंट को एक लेजर के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग से लेजर तैयार किया जाता है। जैसे कैश के लिए अलग से लेजर, बैंक की ट्रांजैक्शन को ध्यान रखने के लिए अलग से लेजर। इसी तरह से जो हमारी एसेट्स हैं और जो फिक्स एसेट्स हैं जैसे मशीन, प्लांट, इन सब के लिए अलग। जो डेटर्स क्रेडिटर्स हैं, जो हमारे लेनदार और देनदार हैं, उनके लिए अलग से लेजर्स। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक लेजर बनाई जाती है जिससे हम उनका लेखा जोखा रख सकते हैं। इसी तरह से बिजनेस में एक कैश बुक संभाल के रखी जाती है जिसके द्वारा हम सभी कैश ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा उसमें कर सकते हैं, जिसके द्वारा ये ध्यान दिया जाता है कि हमारे पास कितना कैश है और हमें कितना किस चीज पे खर्च करना पड़ा है। और उसके अतिरिक्त प्रतिदिन के आधार पे भी ये डिटेल रखी जा सकती है जिसमें हर रोज सुबह से लेकर शाम तक के सभी कैश ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा मिलता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है बुक्स कीपिंग से रिलेटेड। हम जब भी कोई अकाउंट्स बनाते हैं, जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उनके सभी रिकॉर्ड्स को संभालने के लिए हम कुछ बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास एक लेजर, एक कैश बुक, इस तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी अकाउंट्स की बुक्स अवेलेबल रहती हैं जिनके द्वारा हम अपनी एंट्रीज को या रिकॉर्ड्स को संभाल कर रख सकते हैं।